चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके पहले 17 क्वेश्चन जो भी हैं उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको पहले जाके देख लीजिए अगर इसके पहले के क्वेश्चन देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से, मतलब सलमान का रेफरेंस लेके बात हो रही है और आमिर के बारे में हमें ज्ञात करना है, जो भी ज्ञात करना है। यहाँ आमिर की गति की ज्ञात करनी है और सलमान को रेफरेंस ले रहा है। आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है ना। अगर आमिर अपनी गति 2 गुनी कर देता है, तो वह सलमान से 2 घंटे कम लेता है। ठीक है, देखिए इसको आप रेशियो से भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें जो किलोमीटर है ना 60 किलोमीटर वो कांस्टेंट वैल्यू है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट, जैसे जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए ना, कांस्टेंट मतलब नियत हो जाए, ये चेंज ना हो, तो ये स्पीड और समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। जो स्पीड का रेशियो आएगा उसको पलट देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। ये मैं दूसरे उसमें बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक समझिए। मेरा ये मानना है अगर आप बेसिक्स आपको पता है तो आप एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है और तेज़ी से भी कर सकते हैं। स्टेप काफ़ी गायब करके भी आप स्टेप थोड़ा सा कम लिखिए, माइंड में कैलकुलेशन करिए, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें 60 किलोमीटर पता है, तो मैंने 60 किलोमीटर लिख लिया, ये 60 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा अब इसमें दिया है, मान लेते हैं सलमान की, जो सलमान है ना, वो सलमान इस 60 किलोमीटर को टी आवर में पहुंचता है। ये टी आवर में इस 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है टी आवर में। तो ये बताइए आमिर जो है, आमिर वो कितना समय ले लेगा, है ना। 4 घंटा अधिक ले रहा है यानी T+4 आवर ले लेगा इसी को। तो इसको आमिर ले रहा है T+4, आमिर की बात कर रहे हैं हम, तो T+4 आमिर ले रहा है। और आमिर की स्पीड की बात कर लें तो स्पीड ऐसे या x से ले लें, आमिर की स्पीड x से ले लेते हैं। चलिए x से ले लिया, ये आमिर की स्पीड है। तो अब अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो डिस्टेंस बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यही तो होता है। तो स्पीड आमिर की है xa, है ना, और डिस्टेंस कितना चला 60, और समय कितना लिया T+4, यही तो लिया। ठीक है, तो अगर मैं 60 बराबर करूंगा तो xa T+4, एक इक्वेशन ये बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, है ना। हमें 2 इक्वेशन बनाने, दोनों इक्वेशन को और डिस्टेंस जो है उसी को बराबर कर देना। अच्छा दूसरे केस में क्या करता है, कह रहा है कि दूसरे केस में अगर आमिर की गति 2 गुनी कर देता है, आमिर अपनी गति 2 गुनी, भाई ये xa है, अगर ये 2 गुना कर दोगे 2 × xa हो जाएगा, तो कितने समय पे पहुंचता है, तो वह सलमान से 2 घंटे कम, सलमान है टी आवर, तो इससे 2 घंटे कम कितने समय में ये दूरी तय करेगा, T-2 आवर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यही फार्मूला स्पीड बाय डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब यहाँ पे 2 × xa बराबर 60/T-2। ठीक है, तो अब बताइए इसको क्या करते हैं, तो 60 बराबर हो जाएगा 2xa T-2, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 के, है ना, तो ये 60 बराबर तो ये हट जाएगा। तो फाइनली क्या लिखते हैं, xa T+4, है ना, बराबर, है ना, 2 × xa T-2। एक्चुअली क्या होता है ना, जिनको पता होता है वो तेजी से ये सब सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, x से कट गया, जितनी भी रही होगी स्पीड, तो T+4 बराबर 2T-4। ठीक है, तो इस 4 को मैं इधर लाता हूँ, इस 4 को मैं इधर लाऊंगा, ठीक है, और ये T को उधर ले जाऊंगा, तो T बराबर फाइनली आ जाएगा 8 आवर। तो जानते हैं ये T किसको मैंने माना था, T मैंने माना था सलमान यानी ले रहा है 8 घंटा, है ना। तो यार ये बताओ, सलमान 8 घंटा ले रहा है तो आमिर कितना लेगा, 8 + 4 यानी 12 घंटा। कहने का मतलब इस जो 60 किलोमीटर दूरी है उसको आमिर जो है वो 12 घंटे में कवर करता है। तो आमिर की स्पीड क्या होगी, आमिर की चाल, तो भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी है 60 और समय आमिर ले रहा है 12 घंटा, तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर/आवर। ठीक है, ये आपकी स्पीड आ गई, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, तो एक तो ये है बेसिक तरीका, ठीक है, सॉरी ये बेसिक तरीका है। अब इसको अगर हम अनुपात में करें, क्या अनुपात में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे करके दिखाता हूँ आपको अनुपात में, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये बेसिक तरीका है। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि स्पीड, ये जो डिस्टेंस होता है ना, स्पीड डिस्टेंस, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इनको आपको बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बोलेगा तो आपको बेसिक्स अगर पता है तो आप कर सकते हैं। अब हम आमिर के लिए सॉल्व करेंगे, आमिर के लिए ही, तो आमिर का स्पीड का रेशियो में लिख लेता हूँ, स्पीड का रेशियो मान लेते हैं। आमिर का स्पीड का रेशियो जो भी है
और 2x हो गया, पहले x था बाद में बढ़ा दिया तो 2x हो गया, ठीक है। तो अगर चाहे ये आमिर आमिर ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कट करोगे यानी 1:2 का स्पीड का रेशियो है, ठीक है। तो जब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो हम यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, टी हो जाएगा, यानी स्पीड का जो रेशियो होगा उसको पलट दो समय का आ जाएगा, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा 2:1। कहने का मतलब आमिर जो है ना, आमिर पहले ज़्यादा समय ले रहा है बाद में कम ले रहा है। तो पहले और बाद की अगर बात करेंगे, जैसे पहले t-4 ले रहा था और बाद में t-2 ले रहा है, तो इनकी डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो 6 घंटे का डिफरेंस है। आप समझ रहे हैं, -4 और -2 इनका डिफरेंस जो होगा आपका 6 आवर का है, ये समझने की ज़रूरत है। जैसे कहीं ऐसे लिखा हो, बात समझिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आप बताओ 3 और +2 में कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, तो आप बता दोगे। कैसे आप समझाओगे इसे, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो कि जो है मैं प्लॉटिंग करके आपको दिखाता हूँ, है ना। जैसे कोई एक वैल्यू ले लिया यहाँ पे, जैसे ये हम ना सवाल था, इसको मैं मिटा के ऐसे ही बताता हूँ। टी था ना, ये टी था, इस समय ले रहा था सलमान। तो सबसे पहले क्या रहा था, ये 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो इधर हो गया, और 2 घंटे कम ले रहा है तो इधर हो गया, तो ये -2 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 6 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ रहे, डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कोई वैल्यू यहाँ पे मैंने गलत बता दिया था, सॉरी, ये +4 आएगा तो ये डिफरेंस आ जाएगा 4 घंटे का। लेकिन अगर माइनस माइनस होता है तो माइनस माइनस का डिफरेंस कैसे करेंगे, प्लॉटिंग करके भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 0 है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ -1 -2 और -3। अब ये -3 और -1 का डिफरेंस की बात करेंगे तो आपको देखो 2 का ही डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर कोई वैल्यू यहाँ पे मैं यहाँ पे +2 ले लेता और -3 और +2 में डिफरेंस की बात करते हैं तो 5 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ से प्लॉटिंग भी गिन के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब समय की बात आएगी, भाई 4 घंटे ज़्यादा ले रहा था, यहाँ पे 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है, बाद में फिर 2 घंटे कम ले रहा है, तो अगर बीच में टी मान के काम करेंगे तो 4 घंटे ज़्यादा, ये +4 ये -2, यानी डिफरेंस 6 घंटे का। तो यहाँ पे 6 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का, ये इसी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 6 आवर है, ठीक है। तो बताइए 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 से गुणा करते हैं 12 आवर। कहने का मतलब जो है आमिर जो है वो 12 घंटे ले रहा है, और हमारा डिस्टेंस कितना था, तो हमारी आमिर की स्पीड कितनी आ जाएगी। तो आमिर की स्पीड हमें निकालने के लिए x से बराबर डिस्टेंस हमें 60 किलोमीटर, और आमिर की समय जो ले रहा है 12 घंटा, तो 12 पंचे 60, 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये रेशियो से भी इसको कर सकते थे, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। तो ये समझने की ज़रूरत है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है, 1 मिनट, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, ठीक है। ये नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किस अनुपात में 8.30 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं को 9.80 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को इतने रुपये प्रति किलोग्राम हो। मतलब ये CP है, ये भी CP है, ये भी CP है, ये भी CP। तो एलिगेशन लगा दो, 8.30 और 9.80, और रेशियो किसका आएगा, किलोग्राम का आ जाएगा। तो ये 9 में बीच की वैल्यू आती है। तो अब आप समझिए ज़रा, भाई 8.30 है ना, 8 रुपया 30 पैसा, 9 रुपये का डिफरेंस लेंगे तो 70 पैसा आ जाएगा, ठीक है। और 9 रुपया 80 पैसा और 9 रुपये का डिफरेंस लेंगे तो 80 पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 दशमलव भी हटा दो, तो ये 8:7 ही आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये 8:7, ये 0 लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं, ये 8/7 तो इसको 0 लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो जाएगा 8:7 एलिगेशन से, ठीक है। ये सवाल देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित 4 उम्मीदवार ABCD द्वारा प्राप्त अंक हैं। तो कह रहा है कि ये सब दिए हैं, ए का ये पूर्णांक है, इतना अंक प्राप्त किया, इसका ये पूर्णांक है, ये अंक प्राप्त किया, इसका ये पूर्णांक, ये अंक प्राप्त किया, ये पूर्णांक, ये अंक प्राप्त किया। किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है। तो इसका एक तरीका देखिए, क्योंकि कोई वैल्यू सेम नहीं है तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, आपको परसेंट निकालना पड़ेगा। तो परसेंट कैसे निकाल लेते हैं, जैसे भाई 420 ये पाया है, ये 420 पाया है। देखिए एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, बाकी कोई दिमाग मत लगाइए। तो ऐसे, तो इसको काट देते हैं, तो इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा, 7 छक 42 है ना, और 7 8 56,
और कट देंगे, 2×3=6, 2×4=8, इसको करिए तो ये 75% आ जाएगा। 3/4 यानी 75% आ गया। अच्छा बी का देखते हैं, बी का आ जाएगा 560 को 720 है ना, तो काटें तो ये कितना हो जाएगा, हाँ तो 8×7=56 और 8×9=72 ये आ जाएगा। इसको परसेंट निकालिए, इसको परसेंट निकालेंगे, 9×7=63, फिर 70, 9 से 77% के आसपास आएगा। अच्छा सी देख लेते हैं, सी कितना है, 415/500 के है ना, इसका परसेंट निकालना है आपको, तो परसेंट निकाल लेंगे, 100 से गुणा करते हैं, ये खत्म हो जाएगा, तो 5 कितना, 5×8=40, 5×3=15, 83% आ गया। अच्छा डी वाला देखते हैं, डी वाला 485/650, इनको हल करिए, गुणे 100 करेंगे, काटे पीटेंगे, तो ये लगभग 76% की आएगा, आप हल करके देख लीजिएगा। अच्छा ये कह रहा है किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान वाला बना है, तो सर्वोच्च कौन है, 83% सर्वोच्च है ना, सबसे बड़ा तो यही है। और दूसरे पायदान पे बात करेंगे तो 77 है उसके बाद, तो बी वाला ऑप्शन सही है, देखिए बी सही है, ठीक है, तो ऐसे कर लेना है आपको, ठीक है। थोड़ा समय लगता है लेकिन एक्यूरेसी अच्छी रहती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हमारे लिए, एक्यूरेसी भी सही है, नहीं तो आप अटेम्प्ट करके आपको गलत हो जाए, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे 2-4-10 सवाल और आप कर लीजिएगा, मैं आपको बताया था, मैं ये भी बताते चलूँगा कौन से इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। जीतू ने एक घर के निर्माण के लिए 49 मीटर और 46 मीटर माप का एक आयताकार भूखंड खरीदा, भूखंड ये रहा, आयताकार ऐसे मैंने बना दिया, ये आयताकार, ठीक है। देखिए इस सवाल को मैं एक लाइन में बनाता हूँ, उसी तरीके करिए जैसे मैं बता रहा हूँ। ये 49 मीटर ये हो गया और ये 46 मीटर ये हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें बन सकती है और इसलिए इससे भी 2-4-10 सवाल इसके आप जाके किस में मेंसुरेशन के चैप्टर में आपको मिल जाएगा, वहाँ से कर लीजिए। भूखंड खरीदा, पहले कदम के रूप में उसने 7 मीटर अर्धव्यास मतलब रेडियस होता है, और 40 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा। कहने का मतलब इसने यहीं कहीं पे कुआं खोद लिया है, ऐसे मान लेता हूँ ये कुआं खोदा है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है ना, इसकी रेडियस है 7 मीटर रेडियस का, ठीक है। और ये गहरा है। अब ये 3D के सवाल बन जाएंगे, अंदर की गहराई है, कुछ भी गहरा होगा अंदर की तरफ, ठीक है, हमें नहीं पता। और हाँ सॉरी दिया है, ये गहराई कितनी है, इसको मैं एच ले लेता हूँ, ये 40 मीटर गहरी है, समझ रहे, दिमाग में फिगर बनाइए 3D, ये गहरा हुआ है और ये 7 मीटर का है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कुआं खोदा, इस कार्रवाई के दौरान निकली मिट्टी को समान रूप से मैदान पर फैला दिया गया। मैदान की ऊंचाई, यहाँ से जो मिट्टी निकली है ना इस कुएं से, ये यहाँ सब फैलाया गया, यहाँ सब, ठीक है, यहाँ सब। तो ये जब फैलाएंगे आप तो समझ रहे हैं, ये जो आयत होगा, आयताकार खेत होगा, इसकी ऊंचाई, ये ऊंचा हो जाएगा थोड़ा सा, अभी जितना है उतना ऊंचा हो जाएगा। मतलब जितनी मिट्टी यहाँ से निकालोगे वही मिट्टी इसमें डालोगे, उसी मिट्टी डालने से इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मतलब बात समझ रहे हैं ना, समतल है जितना भी है उसके ऊपर मिट्टी डालते जाएंगे तो उसकी मिट्टी डालने से वो धीरे धीरे ऊंचा होता चला जाएगा। वो हमें निकालना है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो इसके लिए एक काम ये करिए, आप समझ रहे, जितनी मिट्टी यहाँ से निकालेंगे उसका जो आयतन होगा बस यही बराबर करना है, निकाली गई मिट्टी का आयतन और फैलाए गए, इसमें बिछाई गई मिट्टी के आयतन के बराबर। इसमें जितनी भी मिट्टी बिछाएंगे ये सब किनारे किनारे उसके आयतन के बराबर होगा। तो मैं एक ही चीज लिख देता हूँ, निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन है ना, बराबर बिछाई गई मिट्टी का आयतन। अब देखो कैसे मैं समझूंगा मिट्टी का आयतन, ये चीज़ समझना है बस, आयतन बराबर होंगे। आयतन 3D का क्वेश्चन होता है। तो बताओ निकाली गई मिट्टी का आयतन कैसे करोगे भाई, ये कुआं है, ठीक है, और ये कुआं में ऐसे गहरा होगा, ठीक है, ऐसे गहराई होगी, और ये गहराई हमें पता है 40 मीटर है, ये पूरा यहाँ से, और ये रेडियस हमें पता है 7 मीटर है। तो आप ये बताओ ये एक बेलनाकार बन गया कि नहीं, और बेलन का आयतन अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, πr² × h है ना। कहने का मतलब ये जो पोर्शन है इसका सेक्शनल एरिया, ये जो भी एरिया, इसका एरिया निकाल दो, ये एक वृत्त बन रहा है, इसका एरिया πr² होता है, और ये हाइट से गुणा कर दो तो ये पूरा आयतन निकल आएगा जितना भी होगा। तो ये एक बेलन है, तो निकाली गई मिट्टी का आयतन, तो πr²h मैं यहाँ से करूँगा तो ये बताओ, पाई होता है 22/7, r² मतलब हमारा रेडियस यहाँ पे पता है, या यहाँ पे देख लो रेडियस 7 है, तो 7 × 7 r² है ना, और h कितना है, h 40 है, हमने ये लिख दिया। इतनी मिट्टी निकली, अब बिछाई गई क्या होगी, बिछाई के लिए आप ये समझो कि जैसे भाई ये आपका आयत है ना, ये तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन की बात होती है 3D होता है, लंबाई और चौड़ाई ये तो यही हो गया,
है ना, लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं एच मीटर, मिट्टी उड़ जाएगी। बस यही आपका इक्वेशन है सिंपली। अच्छा नहीं नहीं नहीं, बस यही बात इसमें समझने की जरूरत है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब देखो यार, जब मिट्टी आप निकालोगे, पता ये जो मैंने बना दिया, ये पता क्या कर दिया, इसको भी इंक्लूड कर लिया, ये पूरा इस पे भी मिट्टी मैंने डाल दी। लेकिन हमें इसमें मिट्टी नहीं डालनी, हमें बचे एरिया पे मिट्टी डालनी, इन सब पे मिट्टी डालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया हम घटा देंगे इसमें से, टोटल में से। तो सबसे पहले तो हम टोटल लेते हैं ना, टोटल वाले में से ये जो इतना वृत्त का एरिया है, ये गड्ढा, इतने एरिया घटा देंगे। तो कैसे करेंगे, टोटल जैसे 45 गुणे 46 है ना, 45 गुणे 46 ये हो गया, ये टोटल का एरिया आ गया। इस टोटल वाले एरिया में से ये पूरा आ गया, इसका ये क्षेत्रफल आ गया, ये क्षेत्रफल घटा दो, ये क्षेत्रफल, तो बचे एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। और उसी क्षेत्रफल में मिट्टी भर रही है, तो बचे, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, ये आ गया। ये जो वृत्त वाला पोर्शन है ये एरिया, क्योंकि ये घटाना पड़ेगा टोटल वाले में से, इस टोटल वाले में से, ठीक है। अब इंटू एच, जो बची एरिया आ रही है उसमें कितनी हाइट उठी है मिट्टी, वही हो गया, बस इन्हीं को हल करना है। तो ये 7 गुणे 7 हो गया, ठीक है। तो आप इसको चाहे हल कर लो, चाहे अभी रहने दो, कट जाएगा बाद में 40, और इनको भी हल कर लो, ये 7 7 कट गया, तो इनको भी फाइनली 45 गुणे 46, इसको आप हल कर लीजिएगा, यही है। और इनको हल करने के बाद आपको यही वैल्यू आ जाएगी, h बराबर आपका आ जाएगा 2.933 मीटर, ये आंसर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल आप पे जो है प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन उठा के आप देख लीजिए, उससे कर लीजिए, या मेंसुरेशन चैप्टर में आप जाइए, वहाँ से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब, ठीक है। 22 नंबर करते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर कह रहा है, एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं, हमने लिख लिया 50 विद्यार्थी, ठीक है। अगर छात्रों की संख्या 10 की वृद्धि कर दी जाती है, चलिए 50 था, अब 60 कर दिया हमने, ठीक है। तो रख रखाव खर्च 40 रुपये प्रतिदिन, रख रखाव खर्च टोटल एक दिन का था 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, ठीक है, मान गया। जबकि प्रति व्यक्ति औसत रख रखाव 4 रुपये की कमी आ जाती है, प्रति व्यक्ति की 4 रुपये की कमी आ जाती है औसत रख रखाव की। छात्रावास का प्रतिदिन मूल खर्च, तो मैं मान लेता हूं, माना है ना, छात्रावास का प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति है ना, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति रख रखाव खर्च, रख रखाव है ना, खर्च x रुपये है, ठीक है, x रुपये है, ठीक है। तो अब ये प्रति व्यक्ति 4 रुपये की कमी आ रही है, पहले 50 थे तो हमारा प्रति व्यक्ति का x रुपया था, लेकिन जब 60 हो गए तो 4 रुपये की कमी आ गई। तो अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे इनको, भाई ये बाद वाली ये वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटा देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, जैसे 60x - 4 है ना, माइनस 50x बराबर ये 40 रुपये की, ये बढ़ जाता है, 40 रुपये वैल्यू बढ़ जाती है, जो खर्चा है वो बढ़ जा रहा है। कहने का मतलब ये बाद में कमी आ गई है रख रखाव खर्च में, और ये आदमी हमने बढ़ा दिया, पहले के आदमी ये थे, पहले के खर्च ये थे। तो इनको जब आप हल करोगे ना, 60x - 240, ठीक है, माइनस 50x बराबर 40 के, तो आपका इधर 10x और ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो 280 के, तो x बराबर 28 रुपया, प्रति व्यक्ति 28 रुपया है, ठीक है। रख रखाव खर्च प्रतिदिन का प्रति व्यक्ति 28 रुपया रख रखाव खर्च है, और हमसे छात्रावास का प्रतिदिन का, अब ये हमारी जो ये वैल्यू है ना, ये 28 रुपया हमारा है प्रति व्यक्ति रख रखाव खर्च, ठीक है। और हमसे पूछा गया है छात्रावास का प्रतिदिन मूल रख रखाव खर्च, प्रतिदिन पूछा, मैंने सबका पूछा है, एक दिन में कितना खर्चा हो रहा है। तो भाई एक आदमी का एक दिन का 28 रुपया, तो हमारे पास आदमी कितने थे 50, और एक आदमी के 28, तो इनको गुणा कर दो, 0 8 पंचे 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, ये रुपये आ जाएगा आपको, ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारी ये वैल्यू है ना, एक आदमी का एक दिन का खर्चा आया, और हमें एक दिन का टोटल खर्चा पूछ रहा है जितने लोग थे, तो प्रतिदिन का 1400 रुपया प्रतिदिन खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के का मान ज्ञात करो, ऐसे सवाल आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। के का मान ज्ञात करो जो 5 12 29 और 57 में से प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह अनुपात में रहे। तो इसके लिए आप देखो ऐसे कर लेंगे, जैसे ये 5 है ना, तो ये 5/12 और ये प्लस के मान लिया,
है ना, और इधर भी प्लस के, और इनको हल कर लो, 29 प्लस के बटे 57, ये अनुपातिक बनाना है, प्लस 57, इन्हीं को आप हल कर लीजिए तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगा हल करने के बाद। या आप इसमें वैल्यू इसमें आप यहाँ से ऑप्शन से पुट करके रख के देख लीजिए जो अनुपात, जैसे मैं 3 रखूँ क्योंकि 3 आ रहा है ना, हल करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन मैं 3 रख के देखूँ तो 5 + 3 बटे 12 + 3 बराबर, देखते हैं बराबर आएगा कि नहीं, 29 + 3 बटे 57 + 3। तो अगर आप हल करोगे तो ये 5 3 8 बटे आपका 15 आ गया, और यहाँ पे 30 बटे 60 आ गया। इनको और कट करेंगे तो जो है 29 30 तो 32, ठीक है, और ये 60, तो 4 8 32 और 15 चौका 60, देखिए बराबर आ रहा है, यानी ये 3 सही होगा, ठीक है। बाकी हल करेंगे तब भी आपको वैल्यू आ जाएगी। चलिए आगे के सवाल करते हैं। सॉरी, थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है, 1 मिनट। चलिए ये सवाल करते हैं। एक विज्ञान मंच में, ठीक है, एक विज्ञान क्या लिखा हुआ है, एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों की एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष है ना, पंजीकृत छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। 16 साल की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र मंच में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सभी छात्रों की औसत आयु इतने 16.5 साल में परिवर्तित हो जाती है। औसत उम्र 16.5 साल में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये पहले ये था 17 वर्ष था, बाद में ये 16.5 हो जाता है, ठीक है। छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें जिन्होंने मैच के लिए पंजीकरण किया था। तो मान लेते हैं प्रारंभिक संख्या x है ना, प्रारंभिक संख्या कितनी है, x है, ठीक है। अब आप समझो पहले 17 था, 17 औसत था, 17 में अगर 1 से गुणा कर देंगे तो टोटल उनका जो एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों की एक समूह की औसत आयु, टोटल आयु आ जाएगी। तो 17 × 1 ये टोटल आ गया। अब 16 साल की औसत उम्र वाले, है ना, 10 नए छात्र आ गए, तो 16 साल की औसत उम्र, तो 16 और कितने आए 10, है ना, ये औसत हो गया, 16 साल इनका औसत हो गया। अब बटे, अब अगर हम इनको संख्या से जोड़ देंगे, पहले x थे, अब बाद में 10 और आ गए, तो औसत उम्र कितना हो जा रहा है 16.5। देखिए बेसिक से लगाइए, बेसिक से थोड़ा तेज हो जाता है, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो अभी इनको हल कर लेते हैं, 17x, बाकी अगर आपको कुछ याद है तो कर लीजिए, क्योंकि और चीज़ याद करनी पड़ती है, इसमें कुछ नहीं याद करना पड़ता। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगी 16.5x + 165, ठीक है। इसको ये घटाएंगे, 0.5x बराबर, इसमें इधर ले जाओगे तो 5 आ जाएगा, तो x बराबर 5 बटे 0.5, है ना, तो इसको 50 बटे 5 कर सकते हैं, ये 10 आ जाएगा। पहले कितने लोग थे, 10 थे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आप कुछ और जानते हैं तो कर सकते हैं, बाकी बेसिक तरीका लगाने का यही होता है। तेज होता है कोई दिक्कत नहीं, सबसे अच्छी बात एक्यूरेसी रहती है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो एक्यूरेसी रहती है। 25 नंबर, एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, 300 रुपये में कोई सामान खरीदा, ये दुकानदार का क्रय मूल्य है, ठीक है, खरीदता है। अगर ऊपरी लागत उसके लागत मूल्य का, जो भी लागत, ये लागत 300, 20% ऊपर लागत और इसमें कुछ लागत लगा दिया, जैसे ऐसे सवाल आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट इस टाइप के बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए सामान खरीदा और रिक्शा से घर लाया तो उसकी और लागत लग गई, या कुछ और खर्च हो गया, जैसे कूलर खरीदा, ऐसे क्वेश्चन आता है, कूलर खरीदा, मेंटेनेंस में और खर्चा कर दिया, तो ये ऊपर ही लागत हो गया, तो वो सब आपकी लागत में ही आती है। तो भाई 20% और लागत, तो 300 का अगर 20% निकालोगे ना, 20/100, तो कितना आ जाएगा, ये कटा ये कटा ये कटा, 60 रुपये, 60 रुपया और लगा दिया इस महोदय ने, तो 360 रुपये इसकी लागत हो गई। अब क्या चाह रहा है, 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत में, अब 30% लाभ चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब बेचना चाहिए, लाभ भी चाहिए, बेचना चाहिए, तो एसपी क्या करना पड़ेगा, एसपी आपका सीपी में 130/100 कर दो, है ना, तो भाई सीपी है 360, है ना, तो 360 में 130/100, बस ये खत्म ये खत्म, तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 78, 7, 13 × 39, 40, 6, 46, 468 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये आसान सवाल था फिलहाल, और भी कर लो, कुछ भी कैसे भी कर लो, फिलहाल ये ऐसे लग जाएगा। 26 नंबर, 4800 रुपये का 16 से 2/3% है, ये 16 से 2/3% का इतना, तो कुछ नहीं करना है, का मतलब गुणा करते चले जाओ। 16 से 2/3% अगर जिसको पता है वो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/6,
नहीं समझ में आता 16×3 = 48, 2 50, 50/3%, प्रतिशत 1/100 होता है, 50/300, ठीक है। तो ये खत्म, इससे ये खत्म हो जाएगा और ये 5 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 हमने लिख दिया, गुड़े 0.25/100 लिख दिया, है ना। तो ये काट दो, 6 8 800, इससे ये भी मैं काट दूँ तो ये हो जाएगा। तो ये 0.25 है, 0.25 8 गुणा करोगे तो 2.00 आ जाएगा, यानी 2 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। ये आसान सवाल था ये सब, इसमें तो कुछ भी नहीं था, है ना, ये तो कैलकुलेशन है बस। अच्छा ये सवाल देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। कह रहा है कि 0.9, 0.8 और 0.525 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ बताना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो कभी भी याद रखना, कभी भी कोई फ्रैक्शन का जैसे a/b और c/d है, इनका आपको अगर एचसीएफ याद करें तो ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम, ठीक है, बी और डी का कॉमन। और अगर इसी चीज़ का अगर आपको एलसीएम पूछे, है ना, तो एलसीएम आपका ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम और नीचे वाली वैल्यू का एचसीएम, जैसे ए और सी का एलसीएम और नीचे का एचसीएम बी एंड डी का, ठीक है। तो हमारे सामने ये है 0.9, इसको दशमलव में भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैं कहूँगा इसको फ्रैक्शन में तोड़ के आप कर लो तो ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। 0.525, तो हम क्या करते हैं, ये 3 टर्म है तो सबको 3 टर्म में बना लो, जो सबसे बड़ी टर्म होती है दशमलव के बाद वाली उतने में बना लिया करो। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम 1000 से भाग 1000 से गुणा, तो ये 900 बन जाएगा और यहाँ पे 1000, ठीक है। क्योंकि इसको दशमलव हटाने के लिए आप कितने से भाग करोगे भाई, 1000 से भाग करोगे इसमें, है ना, इतने से गुणा, इतने से भाग करोगे, इतने से गुणा भी करना पड़ेगा तभी तो जाके ये हटेगा। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे रख देते हैं। तो हमने इसमें जब हमने गुणा किया 1000 से तो 1 तो 1 0 खा गया, बाकी ये बच गया, ठीक है। इसमें जब करोगे तो ये 48/1000 आ जाएगा, मतलब मैंने 1000 से गुणा किया, 1000 से भाग किया। इसको करोगे तो 525/1000, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, तो हमें 900 का 48 400, ये 480 आएगा, ठीक है। तो 480 और ये 525, ये इसका एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। तो 1000 और 1000 और 1000, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपको लग रहा है एचसीएफ भी बड़ी बात है निकालना, मैं इधर मिटा देता हूँ। एचसीएफ एक्चुअली क्या है ना, डिफरेंस लेके भी निकाला जा सकता है। जैसे मैं कैसे बताता हूँ आपको, जैसे आपका इसका एचसीएफ निकालना है 900 ना, 480 और ये कितना 525, इसमें देख लो किसमें सबसे छोटा डिफरेंस आ रहा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, इसमें देख लेता हूँ। तो इसमें करोगे ये 520 यानी 45, इसका जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसका डिफरेंस आ रहा है आपको 45। अब ये जो डिफरेंस यही एचसीएफ है। अब ये देखना है एचसीएफ ये पूरा है कि नहीं है। तो 45 को अगर आप फैक्टर करोगे तो 15 × 9, 15 × 9 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम ये चीज़ देख लेते हैं कि ये संख्या क्या, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 भी है, 3 भी है और ये 9 भी है। तो हम देख लेते हैं कि 9 से कट रहा है। अगर 9 से कट रहा हो, 9 के लिए क्या करना चाहिए आपको, सब डिजिट जोड़ के 9 से भाग करिए, अगर कट जाता तो कटेगा। जैसे ये 9 से कट रहा है क्योंकि 9 + 0 + 0 9 से कट रहा है। अगर ये 8 4 12 करेंगे तो ये 9 से नहीं कटेगा, तो यानी कहना मतलब ये 9 नहीं होगा। अगर 9 नहीं होगा तो इसमें से एक 3 हटा लेंगे, ये चेक करेंगे। बात आप समझ रहे हैं, ऐसे की जाती है। तो जो है नहीं, सॉरी, 9 अगर नहीं होगा तो 9 पूरा हटा ही देंगे, तो बचा कितना 15। अब 15 से चेक करने के लिए आप 5 और 3 से चेक कर लो। तो 5 से चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, लास्ट में 5 हो या 0 हो, सब में है तो 5 से कट जाएगा। और 3 से आपको देखना है, तो 3 से देखना है तो 3 से संख्या करने के लिए 9 3 इन सबका एक ही नियम है, जोड़ के 3 से भाग करो। तो इसमें 3 से भाग करोगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि 9 + 0 + 0 3 से कट रहा है। 8 4 12 भी 3 से कट जाएगा और 5 5 10 2 12 भी 3 से कट जाएगा। कहने का मतलब इसका एचसीएफ हमारा पता चल गया, एचसीएफ हमारा कितना है 15। तो ये एक तरीका है कि कोई भी टर्म दिया हो उसमें सबसे छोटा जो डिफरेंस होता है उसको आप लिख लो और उसको फैक्टर करके भाग करके देखो, अगर वो कट रहा है तो वो एचसीएफ हो जाएगा। यानी 15 हमें पता चल गया, इसका एचसीएफ 15 है, ठीक है। और एलसीएम एक हज़ार का एलसीएम सबका जो कितना ही आएगा आपका 1000 ही आएगा। तो एचसीएफ आपको पता चल गया 15 और ये हो गया 1000, ये आ गया। अब इनको और हल कर लो तो 5 3 15 और ये हो जाएगा 200, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना जैसे मैंने बताया वैसे थोड़ा सा सीख लो तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी वैल्यू, है ना। नहीं तो और भी जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको भी लगा सकते हैं। अच्छा ये सवाल देखते हैं, एक कार्यालय
एक कार्यालय में काम को करते हुए n व्यक्ति वह काम 60 दिनों में करते हैं, तो n गुणे 60 है ना, ठीक है। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए जाएं तो वही काम 12 अतिरिक्त आदमी, पहले n थे अब 12 और ले लिया तो n प्लस 12, ठीक है। तो वही काम 12 दिन कम लगेंगे, तो पहले 60 दिन लग रहे थे, 12 दिन कम यानी 48 लिख लें, बस इन्हीं को हल कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, ठीक है। तो 5n बराबर 4n प्लस 32 36 12 चौक 48, तो n बराबर 48 है ना। तो पहले कितने लोग थे, व्यक्ति थे 48, क्या पूछा शुरुआत में वह कितने लोग थे, तो 48 लोग थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो अभी यहीं तक ही है, यहीं तक ही अभी आज यहीं रखते हैं। 12 क्वेश्चन और बचा हुआ है, अगले वीडियो में मैं 12 कर दूंगा। वीडियो लेंदी बन जाते हैं क्योंकि आप देखते हैं कुछ मैं बेसिक्स भी तरीके लगाता रहता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तो ये पूरा जो है पेपर ख़त्म हो जाएगा।